नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी बसंत भाग 2 का एक अध्याय जो कि है पानी की कहानी। एक निबंध रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित एक निबंध। तो चलिए आरंभ करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गिरी। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेलियों से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कर्ण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। यहाँ पर जो लेखक है वो एक बूंद के माध्यम से बूंद का मानवीकरण कर किया है लेखक ने, और बूंद के माध्यम से जो पानी की जो कहानी है कि किस तरह से पानी कहाँ से उसका जन्म हुआ, पानी किससे मिलकर बना है, किस तरह से वो समुद्र में पहुंचा, किस तरह से भाप बनकर बारिश बनता है, नदियों में पहुंचता है, वो सभी लेखक ने बताया है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो बूंद का मानवीकरण करता है और बूंद से बातें करता है। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। यहाँ पर जो ओस और लेखक है उसके आपस में हो रही बातचीत को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से ओस अपना परिचय लेखक को देती है। लेखक कहता है, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी? किसने कहा? लेखक ने कहा, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? यानी कि जो लेखक है उसको जो बूंद है उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसीलिए लेखक बूंद को क्या कहता है? झूठी कहता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुना, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। यानी कि मिट्टी में थी, पानी जो मिट्टी में थी उसकी बूंद थी वो पानी में थी। कैसे? मैंने पूछा। किसने? लेखक ने पूछा। तो बूंद क्या कहती है? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोएं, जो छोटी छोटी जड़ों के अंदर से बाल की तरह जड़ें निकलती उसको रोएं बोलते हैं। वे रोएं बड़े निर्दयी होते हैं, निर्दयी जिसको दया ना आती हो। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यानी कुछ तो पेड़ों की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, कुछ बूंदें हैं वो उसमें समाप्त हो जाती है भोजन बनाने की प्रक्रिया में, लेकिन जो कुछ हैं वो बाहर निकल जाती है। तो बूंद है वो भी उन्हीं में से है जो खींचतान कर क्या हुआ, पेड़ से बाहर आ गई। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। जो मिट्टी है, जो बूंद है, वो कहती है कि किस तरह से मैं मिट्टी के खनिज लवण थे वो अपने अंदर घोल कर बैठी थी, और उसी खनिज लवण के लिए जो पौधे हैं, पौधों की जड़ों ने मुझे खींच लिया अपने भोजन बनाने के लिए। और जो पौधे हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं होते। बूंद कहती है कि उसको बड़ा करने में हम उनकी सहायता करते हैं, यानी कि उनके भोजन बनाने में उनकी सहायता करते हैं, जिससे वो जो पेड़ हैं वो बड़े होते हैं। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा
कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच बीच चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलते ही ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके हैं। अब जो बूंद है वो कहती कि किस तरह से जो पौधे हैं उनकी जड़ों ने हमें सोख लिया, पृथ्वी से खींच लिया, उसके बाद मुझे ऊपर तने तक पहुंचाया गया। यानी कि खाना बनाने की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। और कुछ बूंदें हैं जो खाना बनाने में इस्तेमाल हो जाती है, पौधों की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें, लेकिन कुछ है वो पत्तों के माध्यम से, जो बूंद है वो भी क्या करती है, पत्तों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और लगभग 3 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी सांसत भोगती रहती है, ये क्रिया जो है वो उस क्रिया को भोगती रहती है। और पत्ते जो फिर आखिर में बूंद क्या होती है कि अपनी जान बचाकर पत्तों के माध्यम से निकल जाती है। वो कहती है कि अगर मेरे निकलने के बाद सूर्य का प्रकाश होता तो मुझ में उड़ने की शक्ति होती, यानी कि मैं भाप बनकर उड़ जाती, लेकिन वो रात के समय पत्तों से बाहर निकली थी, इसलिए वो उड़ भी नहीं पा रही थी। मुझे पीछे धक्का दे रहा है, कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा है। ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पर कहते हैं कि वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है, तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है, बूंद को विश्वास दिला रहा है कि जब तक तुम मेरे पास हो, मेरे हाथ में हो, तुम्हें कोई पत्ता नहीं छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले अभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है, यानी कि अद्भुत जो घटनाएं हैं मेरे जीवन में घटती है, जो उतार चढ़ाव है मेरे जीवन के, बूंद कहती है कि वो बहुत ही अद्भुत है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा, तनिक होता थोड़ा सा भी। तो बूंद कहती है कि अगर मैं तुम्हारा ध्यान बांट लूँगी अपने जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी से, तो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन, यानी पुरखे पूर्वज, जो पीढ़ी के बड़े लोग होते हैं उनके लिए कहा गया है। हद्रजन हाइड्रोजन को कहा गया है, ओजन ऑक्सीजन को कहा गया है। ये कलात्मक रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, उनके नाम रख दिए गए हैं। और जो बूंद है वो उसको क्या बता रही है? पुरखे बता रही है, यानी पूर्वज बता रही है। नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हम ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, यानी कि पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तभी की बात है जो बूंद है वो बता रही है। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? कौन पूछ रहा है? लेखक पूछ रहा है। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं, यानी कि जो पुरखे हैं उनके जो वंशज हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी कहाँ है? सूर्य में है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। अब जो पृथ्वी है वो किस तरह से बनी, ये हम देख सकते हैं, एक नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि उसकी शुरुआत किस तरह से हुई। कि जो पृथ्वी थी वो सूर्य का ही एक हिस्सा थी और वो आग का गोला किस प्रकार से अलग हुआ, वही यहाँ भी बताया जा रहा है। आ जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था, वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों यानी हजारों
मील दूर से ही घूम चला परंतु उसके भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ये तो साइंस भी कहता है और हम जानते हैं कि किस तरह से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी जो थी आरंभ में सूर्य का एक हिस्सा थी और आग का गोला थी जिसमें जीवन संभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे परिवर्तन हुए ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसी बनी? अब लेखक पूछ रहा है कि जब तुम उन लपटों में थी, आग में थी, तो उससे तुम पानी किस प्रकार से बन गई? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, यानी जो हिस्सा पृथ्वी का था सूर्य से अलग हुआ वो धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ओजोन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। यानी कि बूंद कहती है कि मुझे ये तो याद पूरी तरह से तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी मुझे याद है कि जैसे ही सूर्य से पृथ्वी का टुकड़ा अलग हुआ तो वह धीरे धीरे ठंडा होता चला गया और फिर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके आपस में रासायनिक क्रिया हुई और जिसके कारण क्या हुआ, पानी का जन्म हुआ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। यानी कि जिस समय सूर्य की किरणें पड़ती थी तो क्या होता थी, बर्फ थी वो चमकने लग जाती थी और जो बूंद है वो क्या थी, जैसे पृथ्वी ठंडी हुई तो जो पानी के रूप में थी वो क्या हो गई, अब वो एक बर्फ के रूप में हो गई। यानी कि पानी था वो जमना शुरू हो गया। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ पर। यानी कि लेखक कहता है कि ऐसे में तो आपको बड़ा आनंद ही आया होगा। बड़े आनंद का, कौन कहती है, बूंद। कितने दिनों तक, लेखक पूछता है कितने दिनों तक? बूंद कहती है कई लाख वर्षों तक। लेखक कहता है कई लाख? बूंद कहती है हाँ, चौंका नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी बूंद कहती है कि मेरा जो अस्तित्व है वो तो बहुत ज़्यादा पुराना है, कई वर्षों, कई हजार वर्षों पुराना। तुम ऐसे चौंको मत। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। अब लेखक कहता है दीर्घजीवी यानी कि लंबे समय तक जीवन जीने वाला। वार्तालाप यानी बातचीत। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल पर हम फिसल रहे हैं। यानी कि वो क्या है कि जो बर्फ बनी हुई थी वो कहते हैं कि उनके ही दबाव से क्या हुआ, जो उनके भाई है, जो नीचे बर्फ के नीचे जो पानी है वो अब पिघलने लगा था और वो अब तरल हो गया था। तो जो बूंदे हैं वो भी उस पर क्या बर्फ बनकर उन पर तैर रही थी। मैं कई मास यानी कि महीने समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा की भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। यानी कि एक गर्म जल धारा आई जिसके कारण जो बर्फ थी वो पूरी तरह से पिघल गई और वो धारा थी वो भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। इसके फलस्वरूप वो पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं
मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बांधों का ही राज्य है, परंतु ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो गया। अब जो पानी कहता है कि मैं जिस तरह से समुद्र में गया तो मुझे यहाँ लगा कि वहाँ सिर्फ पानी का ही साम्राज्य है, लेकिन ऐसा नहीं था। समुद्र के अंदर अनगिनत तरह के जीव जंतु थे। तो जो बूंद थी उसको लगा कि यहाँ पर पानी का साम्राज्य न होकर अनेक तरह के जीव जंतुओं का साम्राज्य है। तो जो बूंद थी उसको जो पानी था वो बहुत खारा लगा, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, इसलिए उसको बहुत ही पानी क्या था, खारा लगा। लेकिन धीरे धीरे वो ये सब चीज़ें सहन करने लगी। एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। यानी वो कहते हैं कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुके, वो समुद्र की गहराई में जाने लगी, जानने के लिए कि इसके नीचे है क्या। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, यानी बड़े ही अद्भुत अलग तरह के। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाली घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों में से अपने शिकार चकड़ लेती थी। यानी कि जो बूंद है वो समुद्र की गहराई में गई तो उसने देखा कि बहुत सारे तरह के जीव हैं, कोई मछली है, कोई कछुए हैं या ऑक्टोपस है। तो ये उन सबको देखकर वो बड़ी ही हैरान हुई। मैं और गहराई में खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां उसके पास आ जाती थी और यह सब भूखी होती थी तो पेट भर उसका भोजन करती थी। यानी कि एक विचित्र मछली भी उन्होंने पानी में देखी जो लालटेन की तरह जल रही थी, जिसके प्रकाश से आकर्षित होकर छोटी छोटी मछलियां उसके पास आती तो वो मछली उसको खाकर अपना पेट भर लेती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। यानी कि जो नीचे बिल्कुल तली में जाकर, समुद्र के तली में जाकर जो जीव रहते हैं वो क्या है, बहुत तरह के जीव हैं, लेकिन वो बहुत ही पूरी तरह से अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि समुद्र के गहराई में जाकर क्या है, अंधकार ही अंधकार है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता और वो बहुत ही आलसी भी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते और समुद्र जल नीचे धंसता जाता है। यानी कि धरती के नीचे से समुद्र में जो जल है वो वापिस ही पृथ्वी में रिसने लग जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर तक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूमकर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा है। यानी कुछ बूंद थी वो चाहती थी वो वहीं पर रह जाती है जो खोखला स्थान होता है भूमि का, लेकिन कुछ बूंद क्या हो जाती है, वो आगे बढ़ जाती है पृथ्वी के जगह जगह को देखने के लिए कि पृथ्वी के गर्भ में यानी अंदर में क्या क्या कुछ छिपा है, उसे वह बूंद भी जानना चाहती थी।
अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहाय था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उसका शरीर ओषजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। वो कहते कि चट्टान से निकलते ही वो क्या हो गए कि एक ठोस जगह पर पहुंचे जहाँ पर जो चट्टानें वो लाल पीली यानी पिघली हुई अवस्था में थी। इधर उधर सारे खनिज पदार्थ वो और सारी तरफ फैले हुए थे, धुआं निकल रहा था और वो वहाँ पर तापक्रम इतना ऊंचा था कि वो उसको सहन भी नहीं कर सक रहे थे। और जो उनके अगवा यानी आगे चलने वाली जो बूंदे थी उनका शरीर क्या था, एकदम से गर्म हवा में जाकर क्या हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल गया, यानी वो गैस में परिवर्तित हो गया। तो इस दुर्घटना के कारण बूंद क्या करती है, अपने बाकी साथियों के साथ अपना रास्ता बदल लेती है। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। यानी कि अब जो बूंद है वो कहाँ पहुंच गई, ज्वालामुखी में, जहाँ पर जाकर वो वहाँ पर आग थी और आग में जाने के बाद वो वापस ही जो पहले की स्थिति में आ गई, यानी कि गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो गए। और फिर ही ऐसे ही जो बाहर निकले एकदम से ज्वालामुखी के माध्यम से, वो फिर वापस पृथ्वी पर आकर अपने जीवन का दोबारा से आरंभ हो गया। ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई और इसमें धुआं, रेत, पिंगली, धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग मुझे उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लाद कर कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे। इस आकाश में स्वच्छंद किलोल करते फिरे। स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता से खेलते कूदते हुए घूम रही थी जो बूंद थी, क्योंकि वो गरज कर भाप बन गई थी ज्वालामुखी से जैसे ही निकली, और वो भाप बनकर किससे बादलों में परिवर्तित हो गई थी, और बादल आंधी के साथ ही, हवा के साथ ही इधर उधर जा रहे थे। बहुत से भाप जलकणों में मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक तीन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर जा गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर और एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद किलकारियां मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। अब हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे, यानी कि अब क्या है, झरने की बात कर रहे हैं कि वो झरने में परिवर्तित हो गए। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड हो गया। यह जो हमने इतनी रेत देखते हो, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में होते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजय से उन्मुक्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए, यानी कि जो बूंद बरसी वो क्या झरने में परिवर्तित हो गई। झरना जैसे पूरे वेग से गिरता है, प्रवाह से गिरता है, तो जो चट्टानें हैं वो क्या हो गई, टूट गई। और चट्टानों का टूटना क्या था, जो बूंद थी उसे अपना विजय, अपनी जीत समझ रही थी और उससे खुश होकर इधर उधर जो बूंदें हैं वो बिखर गई। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। यानी अब धारा यानी नदी की बात कर रही है सरिता। जो बूंद है वो किस में मिल गई, नदी में मिल गई। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते, यानी जहाँ से भी जो नदी है गुजरती है वहाँ से मिट्टी है वो अपने साथ बहा कर ले जाती है, जिससे क्या होता है, भूमि में कटाव होता है और जो पेड़ है वो खोखले हो जाते हैं। बहते बहते एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने
देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। यहाँ फैक्ट्री की बात हो रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण इसमें से निकल भागने की चेष्टा यानी कि कोशिश में लगी रही। भाग्य मेरे साथ था। जो बूंद है वो किस तरह से अब नल में पहुंच गई है और वो कहती कि भाग्य उसके साथ था, किस तरह से उसे अपना बचाव किया वही बताने जा। रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। यानी कि नल से निकली और फिर वापस ही बूंद क्या हो गई, पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमती घूमती इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। यानी कि बूंद ने जैसे ही कहा कि मैं इसी तरह से इस पेड़ तक पहुंची, इतने में सूर्य निकल आया। तो बूंद कहता है लेखक ने कहा बस। मैंने कहा हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। यानी कि सूर्य का प्रकाश आते ही वह भाप बनकर फिर से बादलों में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से जो बूंद है वो जो लेखक है बूंद का मानवीकरण किया है। बूंद मानव की तरह संवाद कर रही है और किस तरह से उसका जीवन चक्र चलता है, कहाँ से उसका जीवन प्रारंभ हुआ, किस तरह से उसका जीवन चक्र चलता है, वही लेखक ने इस बूंद के माध्यम से और इस पाठ के माध्यम से यानी पानी की कहानी के माध्यम से समझाया है। धन्यवाद।